हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पर्यावरण के प्रश्नों को लिया है वह आपका जो रीट एग्ज़ाम 2017 में हुआ था उसमें जो लेवल 1 में आपके पर्यावरण के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो रीट एग्ज़ाम आपका होता है उसमें बहुत से प्रश्न जो है वह रिपीट होते हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी मानिए दोस्तों कि आपको रीट एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का प्रश्न जो है वह इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न आपका ईवीएस में आया था वह आपका आया था कि राजस्थान का राज्य का जो है पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान राज्य का आपका जो है कि पक्षी पूछा गया है। पहला है गोडावड़, दूसरा मोर, तीसरा गिद्ध या चौथा सारस है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका राज्य पक्षी है वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गोडावड़। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य पक्षी हो जाएगा वह आपका गोडावड़ है। और गोडावड़ को जो है कि कब इसको घोषित किया गया था राज्य पक्षी, तो देखिए अगर हम बात करें तो 1981 ईस्वी में इसको जो है कि राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, और इसी को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि इसी गोडावड़ पक्षी को जो है हम लोग सोहन चिड़िया या आपका महासारंग हो गया, घोघर हो गया, हुकना हो गया तथा शर्मिला हो गया, तो इन सभी नामों से भी हम जो है वह आपके गोडावड़ पक्षी को जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, कहाँ पर है, नई दिल्ली है। या दूसरा दिया गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता में है। या भारतीय वन्य जीव संस्थान, कोयम्बटूर में है। कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही जो आंसर आपका है वह आपका है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है वह आपका कोलकाता में है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता में है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, तो इसका जो यह जो है वह आपका मुंबई में है, यह दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करें तो यह आपका देहरादून में है। वहीं पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह आपका लखनऊ में है। तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला इसमें सही आंसर है, बाकी सभी गलत दिए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में तो यह एक ऐसी ऊर्जा होती है नवीकरणीय जो कि प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहती है। इससे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, या बायोमास के विभिन्न प्रकार जो हैं वह आपका जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें, और जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है वह आपका कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, इसे लगातार जो है कि नवीनीकृत किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो देखिए, जल विद्युत भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा भी। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो है यह आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी सभी जो है वह आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। ऑप्शन है हीकल या हमबोल्ट, टेंसले या ओडम। तो देखिए, पारितंत्र शब्द का जो गठन किया था यह आपका किया था किसने, तो टेंसले ने किया था। जी हाँ दोस्तों, पारितंत्र शब्द या
पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना का जो है सर्वप्रथम जो है 1935 ईस्वी में एजी टर्नसले ने इसका प्रतिपादन किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मानेसर। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका सर्वाधिक वर्षा वाला शहर है वह आपका मानेसर है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो अपनी मानेसर जो है वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण ही प्रसिद्ध है और मेघालय में यह स्थित है। मानेसर आपका मेघालय में पड़ता है और यह जो है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। तो पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन है भूमि है, वायु है, पौधे हैं कि जल है। तो देखिए, अगर हम जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में आपका पौधे आ जाएंगे। इसके अलावा यह सब जो दिया गया है, भूमि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, यह सब आपके अजैविक घटक हैं। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मिनमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो मिनीमाता रोग होता है यह किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है सीडी प्रदूषण से है, या SO2 प्रदूषण से है, या HG प्रदूषण से है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मिनीमाता रोग के बारे में तो यह जो आपका होता है यह पारा के प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, पारा अगर जो है कि आपका जल में मिल जाता है तो वह जो है कि पारा युक्त जल जो है वह मछलियाँ जो है कि मछलियों के शरीर में चला जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जब लोग मछलियाँ खाते हैं तो उनको मिनीमाता रोग हो जाता है। तो यह पारा के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला जो है कि ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रेषित शिक्षण सामग्री कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है अप्रेषित शिक्षण सामग्री के बारे में। तो ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, या चार्ट है, या चित्र विस्तारक यंत्र है, या स्लाइड है। तो देखिए, अगर हम बात करें अप्रेषित शिक्षण सामग्री के बारे में तो इसका जो सही आंसर है वह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चार्ट जो है यह आपका अप्रेषित शिक्षण सामग्री है। इसके अलावा आपका जैसे फिल्म स्ट्रिप हो गई, चित्र विस्तरण यंत्र हो गया, स्लाइड हो गई, यह सब जो है कि आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण, या जलाशयों की सफाई। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो जलाशय की अगर सफाई किया जाएगा तो इससे जो है कि पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, बृहद पौधारोपण किया जाएगा तब भी जो है कि यह पर्यावरण संरक्षण होगा, या प्राकृतिक संसाधनों का अगर संरक्षण करेंगे तब भी जो है कि पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो इसलिए यहाँ पर वनोन्मूलन दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें वनोन्मूलन की तो अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो वहाँ पर जो है कि कहाँ से पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका गलत है और यही जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है कि आपका पर्यावरण संरक्षण का जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जा कर के हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो टेलीग्राम पर PDF देता हूँ तो उसको आपको मिल सके। तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, अगला है व्याख्यान, वर्णन, या विचार गोष्ठी।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका विचार गोष्ठी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विचार गोष्ठी के तहत किसी भी गंभीर मुद्दे को जो है कि विचार या जो है कि चर्चा की जाती है और इसके द्वारा चर्चा करके वो किसी भी समस्या के बारे में जाना जाता है, उसका हल निकाला जाता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प सबसे सही है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आपका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, या विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, या विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, या विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के कौशल का मूल्यांकन करना। तो देखिए अगर हम बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह है आपका विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। जी हाँ दोस्तों, बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, वो भी बालक जब आपका विद्यालय में उपस्थित हो, तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, आईईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आईईपी का जो फुल फॉर्म आपका है वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ए वाला बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, या उपचारात्मक शिक्षण करना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या है, वह है उपचारात्मक शिक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए उपचारात्मक शिक्षण आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपचारात्मक अगर हम शिक्षण की बात करें तो एक प्रकार का एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी समस्या या कठिनाई का निवारण किया जाता है, तो उसी को उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। बाकी जो है कि अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में, यहाँ पर अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, यह सभी शामिल होता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, या अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो अच्छे शिक्षण के बारे में, तो यह जो आपका होता है वह आपका जो गलत ऑप्शन दिया गया है वह आपका अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, यह ऑप्शन गलत है। जबकि अगर हम बात करें तो अच्छा शिक्षण आपका मूल्य आधारित होता है, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही है, मतलब गलत है, और वही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, या मृदा संरक्षण। तो यह तो काफ़ी आसान प्रश्न हो गया। राजनीतिक संरक्षण जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में नहीं है, बाकी वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण यह सभी आपके शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह आपका पुनर्बलन का नियम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास और त्रुटि का नियम जो है थॉर्नडाइक ने ही दिया था, और थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम, मुख्य नियम 3 दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम,
प्रभाव का नियम, तो यह सभी शामिल हैं। बाकी पुनर्बलन का नियम शामिल नहीं है, तो ए वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बाल 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 श्रम अधिनियम किस वर्ष जो है वह पारित किया गया था आपका? तो यह आपका किया गया था 1986 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1986 ईस्वी में यह पारित किया गया था। जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें जो है कि किसी भी तरह से उनसे काम वगैरह नहीं करवाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ दोस्तों, लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 18 वर्ष लड़कियों के और 21 वर्ष जो है वह पुरुषों के, यह न्यूनतम आयु है, तो इसको याद रखिएगा। बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न जो है कि आपका रीट 2022 में भी पूछा गया था, और यह देखिए 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का जो है वह क्या नाम है? तो वह आपका भीलवाड़ा है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा को जो है वह राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं या वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, तो डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं को लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ऑप्शन है फार्मिकम, एस्कॉर्बिकम, कोकीन या पैथिडीन। तो देखिए, अगर हम बात करें तो नशीली दवाओं को लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर जो औषधि का प्रयोग करते हैं वह आपका पैथिडीन है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पैथिडीन का उपयोग किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले शौच मुक्त राज्य है? तो 100% खुला शौच मुक्त राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, केरल या तमिलनाडु। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन आपका केरल है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। केरल जो है वह 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है? तो देखिए, यह प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया था, और उस समय राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या की बात करें तो ए वाला विकल्प सही है। 10 जो है कि आपका राज्यसभा सांसद की संख्या थी, तो इसको याद रखेंगे। उस समय के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और उसी के अनुसार यह आंसर लगा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का कब आरंभ किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत में जो है वह पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जो है यह आपका शुरू किया गया था 1995 में। जी हाँ दोस्तों, 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो नायलॉन के अगर हम आविष्कार की बात करें तो नायलॉन का जो आविष्कारक हैं यह आपके हो जाएंगे, कौन से हैं? तो यह आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कैलेस कैथोसर्स जो है यह जो है कि आपके नायलॉन के आविष्कारक हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। नायलॉन जो होता है यह छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है, और यह एक पॉली जो है कि एथाइड रेशे का उदाहरण है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला, माघ मेला या खेजड़ली मेला। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बटेश्वर मेला आपका जो है यह आपका कहाँ मनाया जाता है? बड़ेश्वर मेला यह भी आपका राजस्थान में ही मनाया जाता है, डूंगरपुर में,
वहीं पर पुष्कर मेला आपका अजमेर में मनाया जाता है, पुष्कर में। अगला है यहाँ पर खिजड़ली मेला, तो यह आपका कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका जोधपुर में मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम माघ मेला की बात करें तो माघ मेला आपका प्रयागराज में मनाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश में है, तो इसको आप याद रखिएगा, यह वाला विकल्प सही हो जाएगा। यह राजस्थान राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी सभी आंसर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी यात्री की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वह आपका बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, जो कि 33.83 किलोमीटर चली थी। तो इसको याद रखेंगे, किस सन में चली थी, तो 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों पीसी कल्चर के बारे में, तो पीसी कल्चर जो आपका होता है वह क्या होता है, तो वह आपका जो होता है वह मछली पालन को बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीसी कल्चर आपका मछली पालन को बोला जाता है। वहीं पर बात करें मधुमक्खी पालन की तो इसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। वहीं पर मुर्गी पालन की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि झामर कोटड़ा खादान इस प्रसिद्ध है, तो झामर कोटड़ा खादान किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, या जो है कि आपका रॉक फॉस्फेट के लिए, या जिंक के लिए, या यूरेनियम के लिए? तो देखिए अगर हम बात करें झामर कोटड़ा की तो यह जो आपका प्रसिद्ध है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपका रॉक फॉस्फेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? जी हाँ दोस्तों, संक्रामक रोग पूछा गया है। ऑप्शन है मधुमेह, हृदयघात, या उच्च रक्तचाप, या डिप्थीरिया। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका संक्रामक रोग है यह डिप्थीरिया है। जी हाँ दोस्तों, डिप्थीरिया आपका संक्रामक रोग है। इसके अलावा यह जो आपका यह मधुमेह हो गया, हृदयाघात हो गया, या उच्च रक्तचाप हो गया, यह सब आपका जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा जो है कि आपका परीक्षण HIV से संबंधित है? तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिया गया है विडाल का, या जो है कि आपका MP टेस्ट का, या ESR का, या एलिसा का। तो देखिए अगर हम बात करें तो एलिसा परीक्षण जो है यह आपका HIV से संबंधित परीक्षण है, जो कि आपका जो है कि इसमें अगर हम बात करें HIV परीक्षण का तो HIV परीक्षण सीरम, थूक या पेशाब में मानवीय इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस जो है मौजूदगी का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न जो यह प्रश्न आया था इसमें सभी को जो है कि बोनस अंक दिया गया था। फिलहाल अगर हम बात करें तो HIV जो आपका टेस्ट किया जाता है वह एलिसा परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न आपके जो हैं वो पर्यावरण अध्ययन में आए थे। 2017 का जो पेपर हुआ था लेवल 1 का रीट का, तो उसको आप याद रखिएगा और यह सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि रीट में जो है वो बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। अगर आप 2022 का पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आपके रीट के हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मिलाएंगे तो बहुत से प्रश्न आपको जो है कि सेम टू सेम इट इज़ वैसे ही जो है वह आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर ज़रूर तैयार करिए दोस्तों। अभी जो है कि हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर जो है कि करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और सभी प्रीवियस ईयर को आप देख जाइए। दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आपकी तैयारी मान लीजिए कि 70 नंबर की हो गई है तो यकीन मानिए कि सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेंगे तो आपको 90-95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर अगर आप 90-95 या 100 नंबर तक की तैयारी कर चुके हैं तो 120-130 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक
सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्तों चलिए, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।